हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहित कुमार त्रिपाठी और आपका स्वागत करता हूं आज के इस डिस्कशन में। आज हमारे साथ सुमित हैं जो ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर के पोस्ट पर अभी बार्क में वर्किंग है। तो आज इनसे डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए थे, इंटरव्यू का माहौल कैसा था, इंटरव्यू कहाँ पर हुआ था और और भी बहुत सारा सवाल पूछेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुमित, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। और सुमित, थोड़ा आप अब हमें ये बताओ कि ठीक है, आपने बार का एग्जाम क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जो बार में आपकी एंट्री हुई वो रिटेन टेस्ट के थ्रू हुई या फिर गेट के स्कोर या फिर मार्क्स के बेसिस पे। इंटरव्यू क्वालिफिकेशन मेरा रिटन एग्जाम के थ्रू हुआ था। रिटेन एग्जाम के थ्रू हुआ था। ओके। और यस। रिटेन आपने 2024 में दिया था। यस सर, 2024 बार एंट्रेंस एग्जाम। ओके, थोड़ा आप एक पॉइंट और बताओ कि बार के प्रिपरेशन के लिए, लाइक आप रिटेन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन चाहिए होती है, या फिर गेट की जो तैयारी आपने कर रखी है या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो तैयारी आपने कर रखी है उसके थ्रू ये प्रिपरेशन कवर हो जाता है। नहीं सर, गेट की प्रिपरेशन मैंने करी थी सर। और गेट के एग्जामिनेशन के बाद एक्चुअली मैं घर गया था, तो उस ड्यूरेशन में फिर प्रिपरेशन कंटिन्यू भी नहीं करी थी। हम्म। और फिर डायरेक्ट अपीयर हुआ था बार के एग्जाम में, तो गेट एग्जाम से कम ही प्रिपरेशन लेवल थी। फिर भी वो इनफ था कट ऑफ क्लियर करने के ओके। लिए। तो मतलब गेट का जो प्रिपरेशन है उससे थोड़ा कम ही लेवल ऑफ प्रिपरेशन था क्योंकि आप बीच में हॉलीडेज पे गए थे और उसी वो प्रिपरेशन पे इनफ आप है सर। रिटेन में अपीयर हो गए। ओके। गेट अच्छा। गेट के फिर कॉन्सेप्ट इनफ है। हम्म फिर जब इंटरव्यू का कॉल आया तो क्या आपने एक्सपेक्ट Yes, किया था इंटरव्यू कॉल आएगा? हाँ ये सर, कट ऑफ क्लियर होने का एक्सपेक्टेशन था एग्जाम का। हम्म। तो उसके लिए फिर मैं रेडी था। ओके। एक रफ आइडिया भी आप देना कि कट ऑफ कितने मार्क्स होता होगा या कितने क्वेश्चंस होते होंगे। सर, बाहर एंट्रेंस एग्जाम पेपर में 2 आवर्स के ड्यूरेशन में 100 क्वेश्चन रहते हैं। और मार्किंग हम्म। स्कीम 3 मार्क्स पर क्वेश्चन रहता है। हम्म। और कट ऑफ हर ईयर डिपेंड करता है सर, वेरी करता है। हम्म। हमारे बैच में 115 था। हम्म। अच्छा, मतलब 300 में जिसने 115 क्रॉस किया उससे इंटरव्यू के लिए कॉल आया। Yes, ओके। ठीक है। अब थोड़ा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप बताओ। पहले तो आप ये बताओ कि बार का इंटरव्यू कहाँ पर हुआ था। ये सर, बार के इंटरव्यू का लोकेशन सारे स्टूडेंट्स के लिए अनुशक्ति नगर मुंबई एक ही रहती है। तो मेन कैंपस बार में यहीं पर इंटरव्यू होते हैं। और आप तो उस समय मेडिजी में क्लासरूम कोर्स कर रहे थे। फिर मुझे याद है आपने ईएससी का मेंस प्रोग्राम भी किया था ना, कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम भी आपने किया था। ये सर, गेट एग्जामिनेशन के बाद ईएससी कन्वेंशनल बैच ज्वाइन करा था। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद दिल्ली सब्जेक्ट्स को। से आपको, हाँ, फिर उसके बाद दिल्ली से आपको मुंबई इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अलग से जाना पड़ा होगा इंटरव्यू यस देने के लिए, सर, है ना, इंटरव्यू इंटरव्यू के देने लिए। के लिए। तो वहां पर जाकर के कुछ डर लगा या फिर मतलब कैसा माहौल कैसा था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एक्चुअली सर, इंटरव्यू के लिए ये लोग एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एक दिन हम्म। पहले मैं विजिट कर गया था। और हम्म। न्यू बैचलर्स हॉस्टल में उन्होंने एकोमोडेशन प्रोवाइड करी थी। तो वहाँ पर ओके। स्टे के इवनिंग में, लास्ट इंटरव्यू के एक दिन पहले इवनिंग में मैं कैंपस घूमने निकला था। तो हम्म। कैंपस बहुत पसंद आया मुझे उस टाइम मानसून के सीजन में। ग्रीन लश कैंपस बहुत अच्छा लगा था। और फिर मन बन गया था सर कि अगर हो जाता है तो आना है। इसको ज्वाइन कर लेंगे। हम्म। यस। अच्छा, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा। तो इससे एक पॉइंट तो क्लियर है कि वहाँ एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं और फूडिंग का भी देखते होंगे ना, क्योंकि आप एक दिन पहले पहुंच गए फूडिंग थे के तो। लिए सर, फूडिंग के लिए कैंटीन अवेलेबल है, वो आप खुद के पेमेंट से हम्म। बट वहाँ कैंटीन प्राइस में भी वो। रिजनेबल ही रहता होगा।
प्राइस भी हाँ वो रीजनेबल सर। रहता होगा। अच्छा ठीक है, अब इंटरव्यू पर आते हैं। आप ये बताओ, इंटरव्यू के दिन क्या कितने पैनल में मेंबर्स कितने थे? पैनल में 6 मेंबर्स थे मेरे। एक पैनल हेड और बाकी सब्जेक्ट्स के हर सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स रहते हैं। यानी 6 और 7, एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, लेकिन 6 और 7 मेंबर्स थे। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने भी इसरो का इंटरव्यू दिया है, तो मुझे मालूम है उसमें एक राउंड टेबल हुआ करता था। और राउंड टेबल में अदर साइड 5-6 इंटरव्यूअर बैठते थे, और एक साइड कैंडिडेट बैठता था। और कैंडिडेट से सवाल पूछने के बाद उसको भेजते थे पीछे जो व्हाइट बोर्ड लगा रहता था, कि उस पे जाकर के मार्कर से एक्सप्लेन करो। क्या बार के इंटरव्यू में ऐसा कुछ होता है? यस, सिमिलर पैटर्न में डिफरेंट पैनल्स रहते हैं। जैसे हम्म। लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पैनल थे। तो हम्म। वो जिस क्लासरूम में बैठे रहते हैं, अगर वहाँ व्हाइट बोर्ड अवेलेबल है तो वो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर जाने कहते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं रहता तो वो नोट पैड पर नोट पैड पेन पर, एंड, हाँ, नोट पेन पैड और पर वो पेपर यूज एक्सप्लेन करने करके लगता है। बोलते हैं एक्सप्लेन करो। अच्छा, ये बताओ आप जैसे बता रहे हैं उस दिन इलेक्ट्रिकल के 3 पैनल थे, तो सेंटर पे भीड़ भी बहुत होगी, बहुत सारे बच्चे आए होंगे इंटरव्यू देने। ये सर, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत सारे थे। सारे ब्रांच के मल्टीपल पैनल्स रहते हैं। भीड़ को देख करके डर तो नहीं लगा? बहुत सारे। भीड़ को देख नहीं करके सर, डर नहीं और लगा? अच्छे अच्छे स्टूडेंट से इंटरेक्शन का मौका मिला था, तो बहुत सारे हम्म। लोगों से इंटरेक्ट करा। अच्छा लगा हम्म। था। अच्छा लगा। अच्छा, अब आप ये बताओ कि इंटरव्यू में जनरली सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पूछते हैं, स्पेशली जो रिसर्च सेक्टर रिलेटेड इंटरव्यूज है, लाइक पार्क है, डीआरडीओ है, इसरो है। तो क्या आपसे ऐसा कुछ पूछा गया? हाँ यस सर, मोस्ट मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट से, ऑलमोस्ट सारों से ही वो फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछते हैं, 4 या 5। हम्म। जिसमें मैंने पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन और कंट्रोल सिस्टम बोला था। ओके। किस सब्जेक्ट से क्या सवाल पूछे गए थे? तो पावर सिस्टम का एक और क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा गया था, मेरे फ्रेंड से पूछा गया हम्म। था। डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्टिव सिटी एंड मेजरिंग सिटी, मेजरमेंट सिटी। हम्म। एंड इसी टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, और पर्टिकुलरली पावर सिस्टम में मेजोरिटी प्रोटेक्शन बेस्ड, प्रोटेक्शन पार्ट पर ज्यादा फोकस रहता है। अच्छा। हम्म। पावर सिस्टम के अलावा और भी जो सब्जेक्ट आपसे पूछे गए, लाइक जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, कंट्रोल सिस्टम हुआ, एक और सब्जेक्ट आपने बताया था, कि इनमें से हाँ ये कोई सब। आपको सवाल याद आता है क्या जो इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा हो? हाँ ये सब, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मेजोरिटी फोकस मेरे इंटरव्यू में बेसिक डिवाइसेस चैप्टर पर थे। हम्म। अ, उसमें भी पर्टिकुलर आईजीबीटी, कंस्ट्रक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, जो कि जनरली ओके। बेसिक डिवाइसेस चैप्टर हम्म। गेट गेट में उतना फोकस नहीं करते, हम्म। क्योंकि न्यूमेरिकल उस पर बेस्ड उतने ज़्यादा होते नहीं। तो हम्म। उन सारे टॉपिक्स पर मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन में पढ़ा था। हम्म। और पर्टिकुलरली जगदीश सर के क्लास नोट्स में बेसिक डिवाइसेस पर फोकस करा था सर ने, तो वो इनफ थे, मतलब अच्छा, रिवीजन में मतलब उनका आपने रिवीजन जो हेल्प गेट और हुआ। ईएससी की तैयारी की थी मेडिजी के क्लासरूम में, आपने तो क्लासरूम कोर्स किया है ना? आप साकेत वाले सेंटर पे आते थे क्लास करने, आई थिंक वहीं क्लास करते थे ना? यस सर, 23 ऑफलाइन क्लास 24 साकेत बैच। सेंटर पे। हम्म। ओके, तो वहाँ जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास हुई थी, जो जगदीश सर ने ली थी, तो उसमें ये बेसिक डिवाइसेस डिस्कस किए गए थे। ओके। यस सर। और आपको ऐसा क्या लगता है कि जैसे इंटरव्यू में परफॉर्मेंस आपका जो भी अच्छा रहा, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस जो रिटन और इंटरव्यू दोनों में था, उसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन हुआ है। तो जो प्रिपरेशन है नहीं सर, इंटरव्यू की। सिलेक्शन इस बार सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड पर रहता है। रिटन या ओके, गेट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, एक बार आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो बस उसके बाद जो फाइनल प्योरली सिलेक्शन है वो इंटरव्यू ही डिसाइड करता है। प्योरली इंटरव्यू के लिए आपने कुछ बेस्ड। अलग से तैयारी भी की थी क्या? हाँ नहीं सर, मैंने बस अपने गेट के नोट्स रिवाइज करे थे,
और कुछ पर्टिकुलरली इंटरव्यू क्वेश्चंस जो डिफरेंट इंटरनेट सोर्सेज से मिले थे मुझे, हम्म। उनको पढ़ा था। ओके। अच्छा, क्लास नोट्स में भी तो गेट वाले सब्जेक्ट्स अगर देखे तो अराउंड 10 है। 10 में से आपने पहले सोच के रखा था कि ये 4-5 सब्जेक्ट बताना है इनके से, अगर पूछा गया इंटरव्यू में तो? ये सब मोस्टली इंटरव्यू गाइडेंस में पता चल गया था कि 4 to 5 पेपर्स पर फोकस करते हैं। रेयर रेयर केस में वो उन पेपर्स से बाहर जाकर क्वेश्चन करते हैं। हम्म। तो उसके लिए मैंने फिर उन्हीं पेपर्स को रिवाइज करा था। हम्म। अच्छा, तो जो रिवीजन आपने किया उसी रिवीजन से क्वेश्चंस भी आए थे इंटरव्यू में, प्लस जो उनके इनोवेटिव सवाल थे वो भी आपने फेस किए। अच्छा, ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी होंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, तो उन ये सब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस को आपने कैसे हैंडल किया? ऐसा न्यू क्वेश्चंस के लिए उनका उनका ऑब्जर्वेशन होता है कि वो आप किस तरह से अप्रोच करते हो क्वेश्चन को। अगर आप सही डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हो तो वो कंटिन्यू करने कहते हैं, और अगर आप कहीं मिसलीड कर रहे हो तो वो हेल्प करते हैं कि आप गलत जा रहे हो, या आप हम्म। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोचो, हिंट हम्म। करते हैं वो। और कहीं भी आप अटकते हो तो वो हेल्प करते हैं कि आप इस डायरेक्शन में सोचो, या फिर आप पर्टिकुलरली ये गलत कर रहे हो, या पूछते हैं आपसे कि ये आपने जो बताया ये करेक्ट बताया है कंफर्मेशन के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हेल्प करते हैं। तो इंटरव्यू और आप पैनल हेल्पफुल होता है ना? बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप वहां जा करके पर्टिकुलरली डर लगता है कॉन्सेप्ट क्या? सही अप्लाई कर रहे हो। हम्म। प्लीज सर रिपीट। वहां जा करके डर लगता है क्या? यस, स्टार्टिंग में बहुत अ, डर रहता है, लेकिन वो फिर स्टार्टिंग में ही आपको नॉर्मल कन्वर्सेशन करके ओके। कूल डाउन कंफर्टेबल। करने वो होने वो जैसे कंफर्टेबल करते हैं, फिर वो हम्म। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो, अच्छा है, क्योंकि इस तरह आप ज़्यादा अच्छी तरह से रिप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें आप जानते हैं वो इंटरव्यू में तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब कंफर्टेबल इन्वायरमेंट रहेगा। कितने देर तक इंटरव्यू यस चला था? सर, मेरा इंटरव्यू 50 मिनट्स। 50 या 15? 50 सर। 50 मिनट? अच्छा, 50 मिनट तक वो टेक्निकल के ही सवाल पूछ रहे थे या इसके अलावा भी उन्होंने कुछ और पूछा? सर स्टार्टिंग के कुछ इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस के अलावा फिर टेक्निकल क्वेश्चंस पे ही डिस्कशन हो रहे थे। हम्म। एक्चुअली क्वेश्चन हर क्वेश्चन के लिए वो बहुत हर आंसर के लिए वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत लंबे बहुत कंटिन्यू रहता है, जब तक आप आंसर कर रहे हो हम्म। आप उससे रिलेटेड वो काउंटर क्वेश्चन करते रहते हैं आपके आंसर से। ऐसा कोई सवाल याद आता है कि जिसमें ये बहुत सारी काउंटर क्वेश्चनिंग हो गई और वो क्वेश्चन जो है काफी देर तक चला, लाइक 10 मिनट्स या 15 मिनट्स चल गया, ऐसा कोई सवाल, या ऐसे जो क्वेश्चंस सबसे ज्यादा लेंदी पर्टिकुलर चला था? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में ऐसे क्वेश्चंस थे, लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं है। ओके। और ये बताओ, वहाँ जब आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो 50 मिनट्स तक क्वेश्चन फेस करना वो तो अपने आप में डिफिकल्ट है, तो कंफर्टेबल होने के लिए कुछ पानी वानी वहां पर प्रोवाइड कर रहे थे? वो सब अवेलेबल रहता है सर, अगर आपको नीड होती है तो आप हम्म। अच्छा, ये बताओ, ये जो 5 सब्जेक्ट्स आपने बताए, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स के अलावा, 5 ही आपने बताए थे ना? 4 सब्जेक्ट्स फोर इसके बताए थे, ठीक 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। 4 सब्जेक्ट्स। तो इन 4 सब्जेक्ट्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे क्या? सर इनके अलावा जो बेसिक पेपर नेटवर्क का होता है, उनसे वो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आप मशीन और पावर सिस्टम एज पेपर कह रहे हो तो नेटवर्क वो बिना बोले के पूछ लेते हैं, मतलब पूछना उनका हक नेटवर्क है। सर्किट से तो पूछ ही लेंगे, ठीक है, मतलब नेटवर्क भी हम्म। प्रिपेयर करके जाना है। अगर आप ये सर रिलेटेड नेटवर्क। सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाना है, मैं ये बोलूंगा रिलेटेड सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाना है ना? यस सर। हम्म। और तो आपने सारी चीजें तो डिस्कस कर ली हैं कि लाइक रिटेन के लिए आपने कोई अलग से तैयारी नहीं की, आपकी जो गेट वाले प्रिपरेशन थी
उसी प्रिपरेशन के बेसिस पे आपने बार का रिटर्न दे दिया, है ना? हाँ, इंटरव्यू के लिए आपने यस। जो क्लास नोट्स थे आपके, वो आपने डिटेल में देख लिए, उसी को रिवाइज़ किया और कुछ इंटरनेट पे जो रिसोर्सेज़ आपको मिले, उसको आपने पढ़ा और इंटरव्यू में गए। अब आप ये बताना अप्रॉक्सिमेटली जो 50 मिनट्स थे, उस 50 मिनट्स में अप्रॉक्सिमेटली कितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे आपसे? काउंटर क्वेश्चनिंग सबको जोड़ करके मैं बोल रहा हूँ। काउंटर क्वेश्चंस के नंबर तो सर हर सेंटेंस के बाद वो, मतलब हर आंसर के बाद वो काउंटर क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस तरह कितने से पूछे गए थे? इन जनरल जो आपको लगा हो कि 15 है, 20 है, 25 सवाल पूछे गए होंगे, 30 पूछे गए होंगे। इससे क्या होगा, जो व्यूअर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको एक आइडिया होगा कि इतने सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा पर्टिकुलरली नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं रहते वो, जितनी देर आप इंटरेक्ट करते रहते हो हुँ, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर से, हुँ, आ, उतने, मतलब जिस तरह के आप आंसर देते हो उस पर डिपेंड करता है कि अगर उन्हें लगता है हुँ, कि इन आपके आंसर में उन्हें काउंटर क्वेश्चन मिल रहा है तो वो हुँ, पूछ लेते हैं, या उस पर बेस्ड आपके कॉन्सेप्ट उन्हें और चेक करने हैं, तो वो पूछते रहते हैं जब तक हुँ, उन्हें क्लियरिटी नहीं हो जाती। या अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली एक पॉइंट है कि आप अगर फंस रहे हो या आप पे बिल्कुल नहीं आता, तो आप गेस बिल्कुल ना करके उन्हें ऑनेस्टली आप उन्हें सॉरी सर कह सकते हो। हुँ। ओके, तो आपने भी कुछ क्वेश्चंस में ऐसे तो बोला ही होगा जो आप समझ गए होंगे यस। कि यहाँ पर गेस करना अपने लिए बेनिफिशियल है नहीं, तो इसमें सॉरी सर ही बोल देना बेटर रहेगा। बिल्कुल सर, एक्चुअली किसी भी क्वेश्चन में गेस नहीं करा था मैंने। जिन हुँ, क्वेश्चंस के आंसर आते थे कॉन्फिडेंटली सिर्फ उनका ही आंसर करा था, और जिनमें जिन भी क्वेश्चंस के डाउट थे उनमें मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। अगर उन्हें फिर भी अटेम्प्ट करना होता है तो वो सामने से कहते हैं कि आप फिर भी अटेम्प्ट करो, कोई बात हुँ, नहीं, श्योर नहीं हो फिर भी आप अटेम्प्ट करो, वो सामने से हुँ। कहते हैं। मतलब इंटरव्यू हर क्वेश्चन के लिए एक तरह से हेल्पफुल था। अगर आता है तो आप उसको प्रोसीड करो, नहीं आता है और अगर आप सॉरी बोल रहे हैं तो भी वो हेल्प कर रहे हैं कि इन केस अगर आपको ट्राई करना है, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। हाँ एक यस चीज़ सर। और, जैसे वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू रूम के बाहर होंगे, तो ऑन एन एवरेज सबका 50 मिनट्स चला या किसी का 15 मिनट भी हुआ, किसी का आधे घंटे भी हुआ, किसी का 1 घंटे भी हुआ। आपका नंबर सर, कब आया था? आपका नंबर मतलब सर आपका जो इंटरव्यू का टर्न है कितने बजे आया था? अराउंड 4 PM सर। 4 फोर पीएम। पी एम और अप्रॉक्स। इंटरव्यू के लिए आप उस दिन कितने बजे से अपीयर हो गए थे? 9:30। 9:30 अपीयर हो गए थे। तो 9:30 से यस। 4 तक, उतने टाइम तक आपका किसी दूसरे कैंडिडेट से जिसने इंटरव्यू दे रखा हो, उससे इंटरेक्शन हुआ क्या? नहीं सर, इंटरव्यू देने के बाद कैंडिडेट्स मोस्टली उन्हें बाहर जाने बोल देते हैं, और हुँ, जो न्यू न्यू कैंडिडेट्स रहते हैं वो मोस्टली वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन नहीं होता। लंच के पीरियड में अगर कुछ स्टूडेंट्स मिले थे तो उनसे इंटरेक्शन होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछना कोई मैटर नहीं करता क्योंकि आप किस हुँ, पैनल में जाओगे, और पर्टिकुलरली फिर भी अगर सेम भी पैनल है तो आपसे क्वेश्चंस नए होने वाले हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुँ, होंगे। हुँ, हुँ। 9:30 से 4 तक का टाइम तो बहुत लंबा है। इतने टाइम तक आपने क्या किया वहाँ पे? इतना टाइम यस में सर, किए क्या आप? स्टूडेंट से इंटरेक्ट करा, और कुछ शॉर्ट नोट से उन्हें रिवाइज कर लिया जब फ्री था, और अच्छा, फिर वेट शॉर्ट कर नोट रहा था किधर सर। पे गए थे आप? यस सर, शॉर्ट नोट्स गेट के लिए प्रिपेयर करे थे, उससे ही किए, चलो, शॉर्ट नोट्स का कैरी काम कर तो रहा आया। था। गेट के लिए तो काम आता है या इंटरव्यू के लिए भी काम आ जाता है कि आप जा रहे हैं और आपको सारे फ़ॉर्मूले देखने हैं इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के, तो फटाफट देख लो आप। चलो ठीक है। चलो सुमित, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आई होप व्यूवर्स को भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली होंगी। कंटेंट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इससे हमें एक आइडिया हो गया कि 40-45 मिनट्स या 50 मिनट्स तक इंटरव्यू होता है और उसमें सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है और सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो भी पढ़ एक्चुअली के सर जाना ये चाहिए। हाँ, एक्चुअली सर बोलिए ये सुमित। ड्यूरेशन डिपेंड करता है, ये ड्यूरेशन पर्टिकुलर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है ये।
30 मिनट्स भी हो सकते हैं मेरे केस में अराउंड। हर स्टूडेंट का अप टू 30-40 मिनट्स के अराउंड, मतलब मेरे सामने जितने भी कैंडिडेट थे 30-40 मिनट्स के अराउंड चल रहे हम्म। थे। और कुछ कैंडिडेट का एबव 1 आवर, 1 आवर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स भी है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ जिनका इंटरव्यू 2 आवर्स भी चला है। 2 आवर्स? 2 आवर्स, यस, एक्सेप्शनल इंटरव्यू भी जाते हैं अगर आप अच्छा, कंटिन्यू रहते हो, आपके उन्हें जिस इंटरेस्ट फ्रेंड है का तो। हुआ था 2 आवर्स, उसका फाइनली सिलेक्शन हुआ कि नहीं? यस, ऑब्वियसली जितना अच्छा इंटरव्यू रहता है उतने अच्छे चांसेस हैं। तो ये मान के चल सकते हैं कि इंटरव्यूअर्स जितना लॉन्गर इंटरव्यू लेते हैं वो कैंडिडेट के आंसर्स में उतना इंटरेस्ट ले रहे हैं और उससे यस, उतने इनोवेटिव सवाल पूछ रहे हैं। और नो डाउट बच्चे को भी रिप्लाई करने में टाइम लगेगा ही, है ना? क्वेश्चन अगर हाँ, इनोवेटिव यस। है तो रिप्लाई करने में भी टाइम लगता है। तो बहुत कुछ आपसे पता चला हमें, और बहुत सारी कंटेंट जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो सारी चीजें पता चल गई कि सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको बना करके जाना चाहिए, 4-5 सब्जेक्ट आप पढ़ करके जाइए, सो दैट कि आप वहाँ पर कंफर्टेबल रहें। उससे रिलेटेड सब्जेक्ट भी देख लीजिए। और ये भी पता चला कि बार्क एकोमोडेशन प्रोवाइड कर देता है। इनकेस आप एक दिन पहले जाते हैं तो आप कांटेक्ट कर लीजिए। बाकी सिलेक्शन होया ये होना एक्चुअली या सर। ना होना, ये तो सिचुएशन और आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। बोलिए सुमित। हाँ, ये एकोमोडेशन सर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज और हम्म। अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ये अगर इनके पास सीट्स अवेलेबल होती है तो ये प्रोवाइड करते हैं। हम्म। इनकेस अगर सीट्स ना अवेलेबल हो तो ये फिर बाहर एकोमोडेशन के लिए। हमारे केस में सारे स्टूडेंट्स को एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया था, लेकिन जो साथ में पेरेंट्स आए थे हम्म। उन्हें बाहर स्टे करने के लिए हम्म। बोला था। चलो, स्टूडेंट के लिए भी एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया गया है तो ये अच्छी बात है। इसमें एटलीस्ट बच्चा जो इंटरव्यू देने के लिए आया है वो तो कंफर्टेबल है, और वो ज्यादा मैटर करता है क्योंकि पेरेंट्स तो बाहर भी स्टे कर लेंगे। बट बच्चे के लिए क्या है कि सेंटर पे आना जाना, उसके लिए ट्रैवलिंग के लिए बस पकड़े या मेट्रो पकड़े या लोकल पकड़ के जाए, कैसे पकड़ के जाए, वो प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। तो चलो सुमित, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप जहाँ वर्किंग है बार्क में साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पर, ऐसी तरक्की करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कीप शाइनिंग एंड कीप रॉकिंग ऑलवेज। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।